आज का जो हमारा क्लास होगा वो एक तरह से रिवीजन क्लास है। अब तक जो हम पढ़ाए हैं आपको उसी का रिवीजन कराएंगे कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आपको याद क्या क्या करना है। तो आज हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। कहाँ से? तो भारत शासन अधिनियम 1947 जो पास हुआ था वहां से शुरू करते हैं। तो यह कब हुआ था? तो 4 जुलाई को क्या हुआ है, प्रस्ताव पेश हुआ ब्रिटेन की संसद में, भारत शासन अधिनियम 1947। इसके बाद फिर क्या होता है, 4 जुलाई को प्रस्ताव तो पेश होता है, फिर क्या होता है 18 जुलाई को यह ब्रिटेन की संसद में पास हो जाता है। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे भारत की आजादी के समय? तो क्लीमेंट एटली थे प्रधानमंत्री। किस पार्टी से थे वे? तो लेबर पार्टी से। ये सब आपको हम पहले बता चुके हैं। तो लेबर पार्टी जो थी वो उदार विचारों के लिए जानी जाती थी कि किसी देश पर शासन क्यों करना लंबे समय तक, उसे अब मुक्त किया जाए। तो 18 जुलाई को क्या होता है, यह पास हो जाता है और उसके बाद यह कहा जाता है इस अधिनियम के माध्यम से कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन कैसे? तो 2 प्रांत में आजाद कराया जाएगा। तब भारत और पाकिस्तान 2 प्रांत होंगे। और इसके बाद बोला ये भी जाता है कि दोनों की अपनी अपनी संविधान सभा होगी। यहीं से शुरू हो जाता है संविधान सभा के कार्य करने का। कहा जाता है कि संविधान सभा होगी जो संविधान का अपने लिए खुद से भारतीय मिलकर भारत के लिए ही संविधान तैयार करेंगे। इसके बाद बात आती है कि संविधान तैयार करेंगे, तब तक शासन कौन करेगा? तो यह कहा जाता है कि जो संविधान सभा है वही विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी, अर्थात संसद वही होगी देश के लिए। एक तरह से नियम कानून भी यही बनाएगी। और इसी का जो संविधान सभा के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल बना था वही एक तरह से बहुत दिन तक शासन, मतलब जब तक चुनाव नहीं हुए भारत में, यही शासन करती रही भारत पे। तो अब देखिए कहानी यहीं से शुरू होती है और संविधान सभा के निर्माण के लिए बात तो तय हो जाती है। लेकिन यह भी कहा जाता है भारत शासन अधिनियम में कि जो 2 व्यक्ति होंगे भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग जो है वो गवर्नर जनरल होंगे। गवर्नर जनरल जो होंगे वो दोनों देश के लिए अलग अलग होंगे और एक के गवर्नर जनरल होंगे जब तक कि खुद से वहां पे चुनाव राष्ट्रपति नहीं बन जाते हैं, वहां पे चुनाव होकर के तब तक के लिए। इस तरह जो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे 1947 के, वो भी कौन थे? तो माउंट बेटन थे। माउंट बेटन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, अंग्रेज ही थे ये। बाद में पूछा जाएगा आपसे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आप लिख दीजिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये शिक्षा विभाग देख रहे थे भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत जब मंत्रिमंडल बना था कि काम कैसे कैसे करेगा तब, तो उसके लिए। लेकिन फिर बाद में इन्हें स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को माउंट। उसके बाद तो यह पद ही समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद राष्ट्रपति भारत में बनने लगते हैं। तो ये रहा कुछ भारत शासन अधिनियम 1947 की बात कि 2 देश बनेगा और एक एक गवर्नर जनरल होंगे। दोनों देश मिलकर अपने लिए अपना अपना संविधान तैयार करेंगे, इसके लिए चुनाव होगा। लेकिन इसी बीच में एक और चीज आप समझ जाइए, यहीं पे आप ये सब चीज जानते हैं लेकिन रिवीजन हो रहा है क्या कि 1946 में ही क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन आई थी जुलाई 1946 में ही कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पे ही क्या हुआ था कि हमारी जो संविधान सभा थी उसके लिए चुनाव हुए थे। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था इसी के आधार पे हुआ था संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन पे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन थे? तो एबी अलेक्जेंडर थे, पैट्रिक लॉरेंस थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये तीनों नाम भी आपको याद होने चाहिए, सवाल पूछे जाते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य था, 1 2 3 करके देगा तो आप याद रखेंगे एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कैबिनेट मिशन आती है उसके बाद संविधान सभा के लिए क्या बोलती है कि 389 सदस्यीय संविधान सभा होगी और 389 सीटों के लिए चुनाव भी होते हैं भारत में। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है? तो 208 सीटें मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उस समय थी वो क्या करती, चुनाव लड़ती है और 208 सीटों पे जीत भी दर्ज करती है। मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ती है, वो भी जीतती है। और स्वतंत्र भी कुछ लोग होते हैं जिसे निर्दलीय कहा जाता है, छोटी मोटी पार्टी, वो भी 15 की संख्या में थे यहाँ पे और ये 93 थे। तो एक तरह से यहाँ तक आप समझ गए बात। इसके बाद
भारत का जो संविधान बना था उसका जो शिल्पीकार कहा जाता है, आपको बोला जाएगा भारतीय संविधान का जनक कौन है, शिल्पीकार कौन है, भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो आप याद रखेंगे कौन है, B.R. अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर से जुड़ा एक और सवाल पूछा जाता है, वो आप याद रखेंगे कि जो संविधान सभा थी उसमें चुनाव के चुके आए थे सारे लोग, तो भीमराव अम्बेडकर कहाँ से जीत के आए थे, तो ये बंगाल से जीत के आए थे। अब आप एक चीज याद रखेंगे, भीमराव अम्बेडकर कहाँ से थे, तो महाराष्ट्र से थे। भीमराव अम्बेडकर तो महाराष्ट्र से थे, लेकिन वे चुनाव जीत के कहाँ से आए थे, तो बंगाल से जीत के आए थे। फिर क्या होता है, 1947 में देश आजाद होता है, बंगाल का विभाजन होता है, पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, तब जाकर भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र से फिर से चुन के आते हैं संविधान सभा के लिए। तो आप याद रखेंगे कि संविधान सभा में कहाँ से आए थे जीत के, तो बंगाल से। फिर जब अलग हो गया तो महाराष्ट्र से वे चुन के आए थे। तो ये रही हमारी जो कैबिनेट मिशन के आधार पे जो हुआ था वो। इसके बाद जो कैबिनेट जो बनी थी हमारी संविधान सभा जब तैयार हो गई, जब लोग चुन के आ गए, तो वो अपना क्या करती है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर आप याद रखेंगे। 9 दिसंबर को क्या हुआ था, पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, और इसमें क्या हुआ था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे बिहार के थे, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अर्थात परमानेंट नहीं, थोड़ा देर के लिए। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्रदराज सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। उसके बाद 11 दिसंबर को क्या होता है, तो 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुन लिया जाता है। ये भी सवाल पूछे जाते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे, तो पुस्तकालय भवन है नई दिल्ली के पास, वहाँ पे पुस्तकालय भवन में पहली बैठक हुई थी। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, ये भी बिहार से थे। इसके बाद 13 दिसंबर को क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। कौन करते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाके प्रस्तावना हो जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ जो मंत्रिमंडल बनी थी वो एक थोड़ा बहुत आप जान जाए, उसमें कौन सा क्या आदमी के पास कौन सा विभाग था। जैसे अब जब भारत आजाद हुआ उसके बाद किस तरह से मंत्रालय बटा था, उसमें जो थे वो क्या था, जैसे विदेश मामले किसके पास थे, विदेश मामले किसके पास थे, तो नेहरू के पास थे। इसके बाद करें तो एक तरह से प्रधानमंत्री का जो पद था वो भी किसके पास था, तो नेहरू के पास ही था। उसके बाद जो गृह मंत्रालय था, गृह और सूचना एवं प्रसारण, वो किसके पास था, तो वो सरदार पटेल के पास था। इसके बाद बात करें कृषि मंत्री कौन थे उस समय, तो राजेंद्र प्रसाद थे, कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे उस समय। बस ये 2-3 चीजें याद रखेंगे। इसके अलावा एक याद रखना है आपको, श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम। जगजीवन राम के बारे में आप याद रखेंगे कि जगजीवन राम ये भी बिहार से ही थे। इन्हीं की बेटी मीरा कुमार थी जो लोकसभा स्पीकर थी, भारत कांग्रेस के लीडर, ये भी कांग्रेस से ही है, जगजीवन राम भी कांग्रेस से थे। तो जगजीवन राम थे वो क्या थे, श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। और विधि मंत्री जिसे कानून मंत्री कहा जाता है कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर थे। आजादी के बाद जो पहली मंत्रिमंडल बनी थी उसमें, तो ये आप याद रखेंगे, श्रम मंत्री जगजीवन राम। विधि मंत्री कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर थे। गृह सूचना प्रसारण कौन थे, सरदार पटेल। प्रधानमंत्री एक तरह से या विदेश मामला किसके पास था, तो नेहरू के पास था। और कृषि मंत्री कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। तो हमारे संविधान को बनने में कितना दिन लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। पैसे इस पर कितना खर्च हुए थे, तो लगभग 63 लाख के आसपास रुपए खर्च हुए थे। संविधान सभा ने सिंबल क्या लिया था, तो हाथी को अपना मुहर के रूप में लिया था। जैसे आप मुहर मारते हैं किस चीज का, कि हम ये है, तो संविधान सभा हाथी को मुहर के रूप में अपनाई थी। और ये इसके बाद संविधान सभा के 2-3 जो काम थे वो आप केवल याद रखिए थोड़ा थोड़ा, वही बस बहुत ज्यादा है। तो काम क्या क्या था संविधान सभा ने किया, जो हम आपको याद करना चाहिए एक परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप याद रखेंगे कि संविधान सभा ने जो काम किया था उसमें 3 काम बहुत प्रमुख है। पहला क्या, तो 22 जुलाई को क्या अपनाया गया था, तो झंडा को, राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है हमारा
तिरंगा है हमारा राष्ट्रीय झंडा। तिरंगा में कितने रंग है? 3। कौन कौन है? केसरिया है, हरा है और सफेद है। केसरिया किस चीज का है? तो शक्ति का प्रतीक है। हरा रंग क्या है? तो हरियाली का, प्राकृतिक सुंदरता का। सफेद किस चीज का है? तो सादगी का। और इसके बाद एक चक्र भी है हमारे झंडे में बीच में बना हुआ। पूछा जाता है चक्र का रंग क्या है? तो लोग काला मारते हैं, काला नहीं है। चक्र का रंग क्या है? नीला है। तिल्लियां है उसमें बनी हुई, चक्र में कितनी? 24 तिल्लियां बनी हुई है। ये किस चीज से संबंधित है? तो अशोक का जो रथ है उस रथ से संबंधित है ये, कि अर्थात इसका है कि वो पहिया लगा है जो विकास का प्रतीक है जो हमेशा। तो इसमें आप सीधे याद रखेंगे तिल्ली कितनी होती है? तो 24 तिल्ली होती है। और रंग क्या है? जो चक्र है बीच का झंडे का उसका नीला है, डार्क नीला जिसे कह सकते हैं। वही 22 जुलाई को हुआ था। और एक चीज और, तिरंगा जब आ ही गया तो पढ़ ले क्या? पिंगटे वेंकलैया। पिंगटे वेंकलैया कौन है? तो इसके वास्तुकार है, इसके वास्तुकार है। हमारा जो तिरंगा झंडा है उसे कौन ड्राफ्ट किया, कौन बनाया है कि ये झंडा होगा, ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में, इसका अर्थ क्या होगा? तो पिंगटे वेंकलैया है, वो हमारा झंडा तैयार किए थे। और 22 जुलाई को हमने 1947 को हमने अपना लिया था कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा। तो ये आप समझ गए 22 जुलाई को हुआ था। और इसके बाद 2 और चीजें आती है। एक 24 जनवरी 1950 का दिन याद रखें आप। इसमें क्या हुआ था? जो हमारा राष्ट्रगान है और राष्ट्र गीत है, इस दोनों को इसी डेट पे अपनाया गया था। और इसी डेट पे राष्ट्रपति बने थे कौन? राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भी बने थे। ये भी आप याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर के कई बार इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर सबसे बड़ा यही है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कि राष्ट्रगान एक तरह से देश की अभिव्यक्ति है, या हमारे लिए शौर्य का प्रतीक है, हमारा पहचान है एक तरह से। और इसको आप ये भी समझ सकते हैं जैसे कहीं पे कोई मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें इस चीज की पहले इसी को बजाया जाता है, राष्ट्रगान को। राष्ट्रगीत को हर जगह नहीं बजाया जाता है। राष्ट्रगीत के साथ दिक्कत एक ये चीज है कि इसे कुछ लोग अर्थात अपने ही देश के कुछ लोग मानते हैं कि एक तरह से माँ दुर्गा की स्तुति है और इसमें संस्कृत के शब्द है, इस कारण इसका विरोध कई बार हो जाता है, लेकिन राष्ट्रगान का विरोध नहीं होता है। अब राष्ट्रगान को लेकर के देखें, राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया जाता है। 1911 में राष्ट्रगान। राष्ट्रगीत की बात की तो राष्ट्रगीत 1896 में सबसे पहले गाया जाता है। राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था और यह एक तरह से 1911 में ही तैयार हो गया था। जो जनगण मन है, गृह मंत्रालय द्वारा इसके अलग अलग नियम है, खड़ा हो जाना है, कितना 48 से 52 सेकेंड में गाना है, ये सब चीज। तो ये सब चीज भी आप समझ गए कि 1911 में गाया गया था, 24 जनवरी को अपनाया गया। इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ की सदस्यता है, कॉमनवेल्थ जो वैसे देश है जो ब्रिटेन का कभी उपनिवेश रहे थे, ब्रिटेन ने शासन किया था उन पे, उसका जो सदस्यता है वो भी संविधान सभा के सदस्यों ने ही लिया था। कब? तो 1948 में। एक और चीज आप याद कर लें कि जो हमारा संविधान है 1949 में ही बनकर तैयार हो गया था। कब? तो 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। और इसीलिए हम संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। कई बार बच्चे परीक्षा में गलती से 26 जनवरी मार के आते हैं, गलत हो जाता है। बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है संविधान दिवस कब मनाते हैं हम? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही ये हुआ था। अब बात रह गई राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर, तो समझ गए होंगे आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर क्या है। यह हर बार पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो आपको बताना है कि राष्ट्रगान निर्विवादित है, देश के सभी लोगों द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। यह भारत का प्रतीक है, यह भारत की अखंडता का प्रतीक है, यह भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है कि हम सारे लोग मिलकर के एक तरह से सरकार और संस्था और संविधान के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। जबकि राष्ट्रगीत जो है हमारे राष्ट्र की संस्कृति को बताता है, बल को बताता है, और यह कैसे कैसे एक तरह से राष्ट्र को हम एक मूर्ति के रूप में या भगवान के रूप में पूजते हैं, या हमारी आस्था कैसे जुड़ी हुई है राष्ट्र से, वो राष्ट्रगीत है। जबकि राष्ट्रगान इससे परे है, वह काफी उच्च आदर्शों वाला है। दूसरी बात है
कि यहाँ तक तो आप समझ गए संविधान सभा का। अब हम कहाँ पे आ जाते हैं, तो अब आपको हम इससे पहले प्रस्तावना बता चुके हैं, संविधान के स्रोत बता चुके हैं, उसके बाद अनुसूचियां बता चुके हैं, भाग बता चुके हैं। तो वो सारी चीजें आपको अब जल्दी जल्दी कराते हैं, चूंकि पढ़ा दिए हैं आपको कई बार, लेकिन एक बार फिर से बोलेंगे तो फिर जाके आपको और सब चीजें कंठस्थ होती चली जाएगी। अब प्रस्तावना से जुड़ा चीज देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम क्या क्या अब तक पढ़े हैं, तो प्रस्तावना में क्या पढ़े थे कि प्रस्तावना की जो भाषा है कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली गई है। प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से लिए हैं हम, तो यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लिए थे। प्रस्तावना में इसके बाद एक और जो सबसे बड़ी चीज है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है। कितनी तरह के, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। किस चीज की, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, आस्था की स्वतंत्रता है, और किस चीज की स्वतंत्रता है, तो उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 तरह की स्वतंत्रता की बात। इसके अलावा जो स्वतंत्रता में क्या है, एक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है। और ये क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो यह है फ्रांस से लिया गया है सब, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसके बाद एक चीज पढ़े थे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो प्रस्तावना संविधान का अंग अब हो गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पे। वो निर्णय क्या था, तो केशवानंद भारती का जो मामला था 1973 का, उसमें माना गया था। इसके बाद क्या है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन जो एक केस है आप हमेशा याद रखिएगा 1973 का है, केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्यवाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद संशोधन कहीं भी कर सकती है, लेकिन जो मूल ढांचा का सिद्धांत है, संविधान का जो मूल ढांचा है, उससे छेड़छाड़ संसद नहीं कर सकती है। तो ये देखिए, अब हमारे देश में कई बार राजनीतिक पार्टियां विवाद करती है कि फलानी सरकार या ये नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान बदल देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। तो वो लोगों को बरगलाने के लिए होता है, क्योंकि हमारा संविधान का रखवाला सुप्रीम कोर्ट है, वो वहां बैठा है। आप कोई भी नियम कानून बनाएंगे, सब लगेगा उसे कि संविधान से छेड़छाड़ हो रही है, तुरंत वो उस कानून को खारिज कर देगा। इसीलिए कानून के रखवाली का काम नेताओं का नहीं है, बल्कि वो न्यायालय का है। इसीलिए छोटे लोग तो नहीं समझ पाते हैं, जो पढ़े लिखे भी समझ जाते हैं कि संविधान हमारा खतरा में कभी हो ही नहीं सकता। अब इससे ज्यादा बात आप समझ जाइए, 1973 का जो केशवानंद भारती केस था, उस केस में जो बताया गया था कि हाँ, इससे आप बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। साथ ही बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, यदि कहीं पे समझने में कोई चीज दिक्कत है तो वहां हम इसको रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। एक और चीज प्रस्तावना से जुड़ी है कि इसमें 1976 में एक बड़ा संविधान संशोधन हुआ था, जिसे 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। तो संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, इसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से कई सारी चीजें बदल दी गई थी 42वें संशोधन के द्वारा। इंदिरा गांधी की सरकार थी देश में, 1975 में इमरजेंसी लगा था, आपातकाल, आप लोग जानते होंगे, और उसी के बाद ये कर दिया गया था। तो इसके माध्यम से 3 शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था। तो क्या क्या जोड़ दिया गया था, तो एक जोड़ दिया गया था पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। दूसरा क्या था, तो समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया था। और तीसरा क्या जोड़ दिया गया था, तो राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया था। अर्थात 3 शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता। तो आपको इतना ही चीज याद रखना है प्रस्तावना से। भाषा कहाँ से ली गई है प्रस्तावना की, ऑस्ट्रेलिया, विचार यूएसए, स्वतंत्रता 5 तरह की है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहाँ से, फ्रांस से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, राष्ट्र की अखंडता सब। मिनी संविधान संशोधन किसे कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। तो ये आप समझ गए प्रस्तावना। और अब आपको अब क्या रिवाइज कराने जा रहे हैं, तो अब रिवाइज करा देते हैं आपको। जो अनुसूची पढ़े हैं आप, 12 अनुसूचियां होती है संविधान की, वो आपको याद होगा या नहीं होगा, एक बार देख लीजिए आप। तो 12 अनुसूचियों में कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, उस चीज को आप देख लीजिए। तो एक चीज आपको पता होगा संविधान में कितना है, तो 395
अनुच्छेद है, 22 भाग है हमारे संविधान में और 12 अनुसूचियां हैं। अब इन्हीं 12 की एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। पहली अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, तो इसमें भारत के जो संघ और राज्य हैं उनका क्षेत्रों की चर्चा है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आज तक की जो स्थिति है इसका वर्णन किया गया है किसमें, तो पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या की गई है, तो इसमें वेतन और भत्ते की चर्चा की गई। किसकी, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो बड़े पद है, संवैधानिक पद भी एक तरह से कर सकते हैं, तो वे जो पद पे लोग बैठते हैं उनको वेतन कितना मिलेगा, भत्ता कैसे मिलेगा, कैसे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो सब चीजें दूसरी अनुसूची में दी गई है। तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का बात है। किसका, तो इन्हीं लोगों का शपथ ग्रहण की बात है। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होगा, राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होगा वो कैसा होगा, वो चौथी अनुसूची में इसका वर्णन है। पांचवी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जो है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, उसके प्रशासन के बारे में कहा गया है। जैसे कुछ कुछ क्षेत्र हमारे देश में है जहाँ पे संसद कानून बनाती है, जनजातीय क्षेत्र घोषित है, वहाँ पे आप किसी तरह का जमीन नहीं ले सकते, वहाँ पे घर नहीं बना सकते बिना परमिशन के, तो वो सब चीजें जनजातियों के हित की बात की जाती है, तो इसके लिए है पांचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र की। छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में याद रखेंगे 4 राज्य हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो असम है, मेघालय है, और कौन है, त्रिपुरा है, और इसके बाद मिजोरम। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं जिनके प्रशासन की बात की जाती है। इनके पूरे नहीं, कुछ क्षेत्रों के इनके प्रशासन की बात की जाती है। और उसकी जैसे मेघालय की गारो खासी जयंतिया है, त्रिपुरा का एक ही क्षेत्र है, मिजोरम का चकमा, मारा, ले 3 क्षेत्र है, असम के भी 3 क्षेत्र है। और इसी तरह से छठी अनुसूची में बस केवल 4 राज्यों के कुछ क्षेत्रों के प्रशासन की बात है। 7वीं अनुसूची किस चीज से जुड़ी है, तो इसमें संघ और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा कैसे होगा, इससे जुड़ा हुआ है। इसमें 3 चीज है, संघ सूची है, राज्य सूची है इसमें, और इसके बाद समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। संघ सूची के जो मामले हैं उसमें लगभग पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हो गए हैं। पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, अब 61 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची में 55-56 के आसपास अभी भी इसका जो है विषय की संख्या वो है। संघ सूची में क्या क्या आता है, रेल आ जाता है, डाक आ जाता है, रक्षा आ जाता है, उसके बाद जैसे सेना, आर्मी केवल और केवल केंद्र सरकार ही रख सकती है, राज्य सरकार अपनी आर्मी अलग से नहीं रख सकती है। रक्षा के मामले हो जाते हैं, और इसी तरह से कई जैसे अंतरिक्ष का मामला हो गया, परमाणु। अब जैसे भारत परमाणु का परीक्षण करता है, अब ये नहीं कि राजस्थान के पोखरण में, अब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश भी 5 परमाणु बम बना ले, झारखंड भी 10 परमाणु बम बना ले, तो ये सब नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये संघ का मामला है। दूसरी बात, राज्य सूची में क्या क्या आती है, जैसे पुलिस है वो राज्य का विषय है, जेल राज्य का विषय है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, तो इसके बाद कृषि, ये सब राज्य के विषय है। तो ये सब चीज आप याद रखेंगे। समवर्ती सूची क्या है, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों का हित होता है। लेकिन अगर राज्य कानून बनाती है कि इस चीज के लिए 5 वर्ष की सजा होनी चाहिए, और केंद्र कानून बना देगा कि इस चीज के लिए 10 वर्ष की सजा होनी चाहिए, तो केंद्र का जो कानून है वह माना जाएगा, राज्य का कानून नहीं माना जाएगा। समवर्ती सूची में क्या क्या आते हैं, जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, तो ये सब चीज के जो मामले हैं वो सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा आप क्या सोचे, 8वीं अनुसूची देखे थे। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। संविधान में कितने 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। आप पढ़े होंगे 21वां संविधान संशोधन से सिंधी को जोड़ा गया था। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है कब, 1992 में, जिसके आधार पे मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को संविधान में 22 भाषाओं में शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि 92वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है, 2003 में होता है, जिसमें मैथिली को, संथाली को, डोगरी को, मैथिली, संथाली, डोगरी और एक बोडो, 4 भाषाएं थी जिसे इसमें
शामिल किया जाता है 92 संशोधन के द्वारा। अब क्या है, एक बच गया। इसके बाद 8 अनुसूची आप देख लिए। 8वीं में भाषा है, 7वीं में संघ और राज्य की विशक्तियों, 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्रों के बारे में है, 5वीं में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की चर्चा है। अब 8 हो गया। अब इसके बाद 4 और बच जाता है, तो 4 और बच जाता है, तो इसको आप अब देख लीजिए। 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची का मतलब है कि 9वीं अनुसूची में जो विषय डाल दिए जाएंगे वह सुप्रीम कोर्ट के समीक्षा या न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में क्या है, सुप्रीम कोर्ट से बचने का रास्ता हो जाता है, लेकिन 2007 के निर्णय से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह भी अगर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर जो आधार है हमारे संविधान की आधारभूत विशेषताएं उससे छेड़छाड़ करती है तो हम फिर उसकी भी समीक्षा कर लेंगे। 2007 के जो संविधान 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ था कि बिहार में 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया 50 से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दे रखा है कि 50 से ज्यादा किसी हाल में नहीं हो सकता। इसके बावजूद राजनेता को चूंकि राजनीति करनी होती है, उन्होंने 50 से 65 किया। सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कर देती है कि नहीं, आप नहीं कर सकते ऐसा, उसे खारिज करती है। फिर राज्य की सरकार कहती है, जो वहां पे कुछ क्षेत्रीय पार्टियां थी, कि इसे केंद्र पर दबाव देकर 9वीं अनुसूची में डाला जाए। 9वीं अनुसूची में डाले जिससे कि समीक्षा से बाहर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पावर का। लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि 2007 में जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो कहता है कि हम आप अगर 9वीं अनुसूची में भी डाल देंगे, हमें लगेगा कि ये चीज संविधान का उल्लंघन करता है, आधारभूत विशेषताओं का, बेसिक स्ट्रक्चर का, तो हम उसको भी खारिज कर सकते हैं वहां से निकाल कर। तो ये 9वीं अनुसूची हो गई। अब 10वीं अनुसूची की बात करते हैं हम। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में है दल बदल से संबंधित कानून, दल बदल विरोधी अधिनियम। यह कब जोड़ा गया था, तो यह जोड़ा गया था एक तरह से 1985 में। कैसे जोड़ा गया था, तो 52वां, जैसे हम सीए लिखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून, अर्थात जीतने के बाद आप दल बदल नहीं कर सकते हैं राजनीतिक पार्टी। जैसे भाजपा से जीते तो आप कांग्रेस में नहीं जा सकते, कांग्रेस से जीते तो बीजेपी में नहीं जा सकते। तो ये है एक तरह से 52वां संविधान संशोधन। ये पूछा जाता है सवाल कि दल बदल विरोधी जो कानून है वह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में, तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद 11वीं अनुसूची में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का वर्णन है 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची जो है उसमें क्या है, तो 12वीं अनुसूची में जो शहरी क्षेत्रों में शहरी पंचायतें हैं, जैसे नगर पंचायत हो गए, नगर निगम हो गया, ये सब का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ये हो गई 12 अनुसूचियां। अब इसके बाद आप आकर के देखिए क्या है, तो इसके बाद अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं अनुसूचियां तो पढ़ लिए। अब एक बार आपको हम संविधान के भाग का बता देते हैं, जो मेन चीजें हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि पूरा भाग आपके लिए भी याद करना संभव नहीं है। तो अब भाग की बात करते हैं। जो पहला भाग है हमारे संविधान का, वो किस चीज के बारे में है, तो वो कहता है कि संघ और जो राज्य है उनकी अधिकार सीमा क्या क्या होगी, कौन कौन क्षेत्र होंगे। यहाँ भी वही 28 राज्य और 8 अनुसूचियां। तो हमारे संविधान की पहली अनुसूची और पहला भाग दोनों एक ही है। अब देखिए भाग 2 में हम क्या पढ़े थे, तो भाग 2 में हम पढ़े थे नागरिकता के बारे में, हम भाग 2 में पढ़े थे उस दिन की क्लास में। भाग 3 में क्या लिखा हुआ है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा है। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व इसकी चर्चा है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ली गई थी, तो आयरलैंड से ली गई थी, आप जानते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। नागरिकता के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो यह ब्रिटेन से, क्योंकि एकल भारत में एकल नागरिकता है, आप हमेशा याद रखेंगे। उसका क्या मतलब है वो आपको हम बता चुके हैं। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 क में यहीं पर क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है, ये आप याद रखेंगे। जैसे अधिकार मौलिक भाग 3 में है और मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। सीधे 4 नहीं लगाना है आपको आंसर में, 4 क लगाना है, ठीक। अब इसके बाद भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में संघ के बारे में कहा गया है, संघ अर्थात भारत की सरकार। भाग 6 क्या है, तो भाग 6
राज्यों से संबंधित है। राज्य में क्या क्या होगा, राज्यपाल वगैरह, मुख्यमंत्री वगैरह, वो आप पढ़ेंगे भाग 6 में। भाग 7 है तो भाग 7 में क्या था, कुछ विशेष राज्य थे तो वो अब खत्म कर दिया गया है, डिलीट हो गया है हमारे संविधान से भाग 7। भाग 8 की बात करते हैं। भाग 8 में क्या है, तो भाग 8 में आती है जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, ये आती है किसमें, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। अब भाग 9 में बात करते हैं। भाग 9 में क्या आती है यहाँ पे, तो भाग 9 में जो पंचायत है, भाग 9 में पंचायत के बारे में पढ़ना है आपको। और फिर भाग 9 में 3 चीजें आ जाती है, याद रखेंगे। पहला पंचायत आ गया, फिर भाग 9 क हो जाएगा, भाग 9 क में नगर निगम या नगर पालिका हो जाता है, शहरी स्थानीय शासन। फिर 9 ख होता है, 9 ख में क्या होता है, सहकारिता आ जाता है, जैसे जिसे आप पैक्स कहते हैं। इसका जो वर्णन है संविधान के भाग 9 ख में है। इसके बाद अब क्या आता है, भाग 9 के बाद अब भाग 10। भाग 10 किस चीज से संबंधित है, तो ये भी जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है भाग 10। भाग 11 किस चीज से संबंधित है, तो भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच में कैसे कैसे क्या क्या प्रावधान होंगे उससे जुड़ी हुई चीजें हैं। फिर भाग 12 में क्या है, तो भाग 12 में है कि किसी तरह का जो वित्त से संबंधित होगा या विवाद किस चीज का या वाद किसी चीज का, जैसे पैसा किसे कितना दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये सब चीजें कहाँ है, तो भाग 12 में है। भाग 13 में क्या चीज है, तो भाग 13 में है कि जो संघ जो राज्य होंगे हमारे देश में, उसमें व्यापार और वाणिज्य कैसे चलेगा। व्यापार और वाणिज्य अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में आप व्यापार करने जाएंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, फायदा हो सकता है, क्या राज्य इसके लिए कानून बना सकती है कि जैसे उत्तर प्रदेश का लोग मध्य प्रदेश में कोई व्यापार नहीं कर सकता या मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र में कोई भी व्यापार नहीं कर सकता। इस सब चीज से आप रोक भी नहीं सकते हैं किसी को, तो वही सब चीज का चर्चा भाग 13 में है। और इसके बाद भाग 13 हो गया, तो इसके बाद अब क्या क्या एक चीज पढ़ना होता है, तो भाग 13 के बाद भाग 14। एक भाग 14 इम्पोर्टेंट है, क्यों है, तो भाग 14 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें राज्य के अधीन या राज्य या केंद्र के अधीन जो सेवाएं हैं, सेवाएं का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप बीपीएससी के तहत एग्जाम देते हैं, ये हो गया, या यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब चीज कैसे कार्य करेंगी, ये सब चीजों का जो जिक्र है वह भाग 14 में है, राज्य और केंद्र के अधीन सेवाएं। फिर 14 क एक आता है, 14 क में किस चीज का वर्णन है, तो इसमें अधिकरणों का वर्णन है, ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण का भाग 14 क में है। इसके बाद भाग 15 में किस चीज का वर्णन है, तो इसमें निर्वाचन का वर्णन है भाग 15 में। इसके बाद बात करते हैं भाग 15 के बाद 16 में किस चीज का है, तो 16 में नियोजन से संबंधित है। जैसे नियोजन का मतलब होता है नौकरी करना, तो वो आप कहाँ पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रावधान होंगे, इस सब चीज के बारे में इसमें है, तो भाग 16 में कहा गया है। इसके बाद एक आ जाते हैं, एक इम्पोर्टेंट रह जाता है 16 के बाद 17। 17 में क्या चीज किया गया है, तो 17 में एक तरह से जो राज्य भाषा है, तो वो इसके बारे में कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, ये 350-53 के आसपास है अनुच्छेद में, तो ये आप पढ़ेंगे भाग 17 में। भाग 18 में क्या है, तो भाग 18 में आपात उपबंध की बात की गई, जो इमरजेंसी लगाने की बात है 3 तरह की, तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, तो वो है इसमें भाग 18 में। इसके बाद भाग 19 आ जाता है, भाग 20 आ जाता है। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। संविधान संशोधन कैसे होता है, तो अनुच्छेद 368 के माध्यम से होता है। भाग 19 है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो निराकरण से संबंधित है, तो वो पूछा भी नहीं जाता है और उसमें कुछ वैसा है भी नहीं। फिर भाग 20 के बाद फिर 21 और 22 है, तो वो भी आपको नहीं जानना है, क्योंकि उसमें संविधान का जैसे शॉर्टकट है, कहीं कहीं पे छोटा छोटा वर्ड दिया गया, उसका क्या मीनिंग है, तो हिंदी में ट्रांसलेट होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा, ये सब है। भाग 22 में दिया हुआ, 21 में भी उसी तरह से, तो वो सब चीजें नहीं पूछी जा, आपसे पूछा क्या जाएगा। 15 में निर्वाचन पूछेगा, निर्वाचन का वर्णन किस भाग में है, 15 में। अधिकरणों का किस में है, तो 14 क में।
राज्य केंद्र स्तरीय सेवाएं किसमें है, तो भाग 14 में। राजभाषा किसमें है, 17 में। आपात उपबंध किसमें है, तो 18 में। संविधान संशोधन किसमें है, तो भाग 20 में। तो आपको यहीं तक इस चीज सबको जानना है। अब ये हो गया, प्रस्तावना देख लिए, भाग देख लिए, अनुसूचियां देख लिए। अब इसके बाद एक आपसे क्या बच जाता है, संविधान में जो उपबंध किए गए हैं वो, और दूसरा राज्यों का गठन। राज्यों का गठन पढ़ने के बाद फिर एक नागरिकता पढ़े थे, तो नागरिकता तो कल के क्लास में ही देखे थे हम लोग, तो आपको याद नहीं होगा बहुत सब। अब राज्यों का गठन देख लीजिए। आंध्र प्रदेश कब बना था, तो 1953 में बना था। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बना था, दो राज्य कब, 1960 में। इसमें आंध्र प्रदेश बना था, एपी। इसके बाद बात करें तो 1963 में कौन बना था, तो 1963 में नागालैंड राज्य बना था। फिर इसके बाद क्या हुआ, तो 1966 में कौन बना था, 1963 में नागालैंड के बाद 1966 में हरियाणा राज्य बना था। 1966 में 1971 में कौन बना था, तो हिमाचल प्रदेश बना था। इसके बाद 1975 में कौन बना था, तो सिक्किम 1975 में बना था। इसके बाद आप बात करें 1975 के बाद, तो सीधे सीधे अब चलते हैं हम कहाँ, 1987 में चलते हैं, जहाँ क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश प्लस मिजोरम बना था 1987 में। गोवा भी बना है कब, तो 1987 में ही राज्य बना है गोवा। इसके बाद जो और याद करने की चीज है, 2000 में बना है, क्या क्या बना है 2000 में, 2000 में बना था झारखंड बना था बिहार से अलग होकर के, छत्तीसगढ़ बना था कहाँ, मध्य प्रदेश से अलग होकर के, उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। इसके बाद 2014 में बना था, कोया बना था, तो तेलंगाना कहाँ से कट के बना था, तो आंध्र प्रदेश से कट करके बना था। तो ये रह गया कुल मिलाकर के राज्य कैसे कैसे बने। ये धीरे धीरे आपको याद होगा, ये आपको हम धीरे धीरे कराएंगे, और सब चीज कुछ चीजें अपने दिमाग में भी जोड़ दे के आप देखते रहिए। इसके बाद एक बच जाता है संविधान का जो हमारा स्रोत है। इससे पहले भी बता दें आपको कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन था, उसके लिए एस.के. धर के नेतृत्व में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कमेटी बनाई थी, और वो कही कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण सही नहीं है। फिर कांग्रेस बनाती है जेवीपी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया के लिए एक समिति ये भी कहती है कि भाषा के आधार पर नहीं बन सकता राज्य। और इसके बाद फिर से वहाँ पोटी श्रीरामुलु थे, जो पोटी श्रीरामुलु 58 दिन तक अनशन करते हैं, आमरण और मर भी जाते हैं, और उसके बाद फिर से आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाने की घोषणा कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे विवाद खड़ा होने लगता है। फिर उसके बाद भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत में राज्य बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, और इसमें उससे ज्यादा कुछ तो है नहीं। अब स्रोत के बारे में अब तक पढ़ चुके हैं आप, स्रोत में क्या क्या पढ़े हैं स्रोत में, तो जैसे यूएसए से क्या क्या लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है संविधान में, तो जो हमारी पार्लियामेंट संसदीय शासन है वो हम कहाँ से लिए हैं, तो संसदीय शासन हम ब्रिटेन से लिए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री का जो पद है हमारा, वो भी हम उसी से लिए हैं। नागरिकता जो हमारी एकल है वो भी हम ब्रिटेन से ही लिए हैं। और ब्रिटेन से हम क्या, जैसे संसदीय विशेषाधिकार अर्थात संसद के जो सदस्य हैं उनको जो अधिकार मिलेगा वो कुछ स्पेशल अधिकार है, इसका 105 अनुच्छेद में वर्णन है। ये सब भी पूछा जाता है, कुछ कुछ बोलते हैं, तो आप लोग उसे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार का जिक्र है। तो ये जो है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है एक तरह से। और ब्रिटेन से क्या क्या लिए हैं हम, तो ब्रिटेन कुल मिला के देखें तो यही, और एक जो संसदीय शासन प्रणाली तो आपको बता ही दिए, और एक विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून जो बनता है उसके निर्माण का क्या प्रक्रिया है वो हम ब्रिटेन से ही लिए। आपको एक चीज और याद होगा, ब्रिटेन के पास संविधान नहीं है, लिखित फॉर्म में बिना संविधान का ये देश चलता है। इसके बाद अमेरिका से हम क्या क्या लिए हैं, तो अमेरिका से हम मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा या पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है, न्यायिक समीक्षा की कोई कानून सही है या नहीं कोर्ट के द्वारा, तो वो कहाँ से हम लिए हैं, तो वो भी हम अमेरिका से ही लिए हैं। इसके बाद एक महाभियोग का जो आता है बात,
महाभियोग मतलब कैसे चलेगा राष्ट्रपति पे या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह पे, उस चीज का प्रावधान भी कहाँ से हुआ है, तो एक तरह से अमेरिका से ही आया है। इसके बाद प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो वो भी हम संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया है। इसके बाद जो आपातकालीन उपबंध है आपातकाल का, वो आप कहाँ से लिए हैं, तो वो जर्मनी से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से बस एक चीज लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, जो किस भाग में है मौलिक कर्तव्य, तो 4 क में है मौलिक कर्तव्य, तो ये हम रूस से लिए हैं। उसके बाद आयरलैंड एक आता है देश, आयरलैंड। आयरलैंड से आप क्या क्या लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं आप नीति निर्देशक तत्व, जो है हमारा नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से ही लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को चुनता है राज्यसभा के लिए, उसके प्रावधान भी कहाँ से लिए हैं, तो हम आयरलैंड से ही लिए हैं उस चीज के प्रावधान भी। इसके बाद अब आता है कौन, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हम क्या लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं संशोधन का प्रावधान। संविधान संशोधन का जो प्रावधान हम पढ़ते हैं बार बार, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां जो भी पढ़े संविधान संशोधन 1985 जो दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची का, वो भी हम पढ़े हैं। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। और इसके बाद एक राज्यसभा का जो सदस्यों का चुनाव होता है जिसमें सभी राज्य से चुन के आते हैं, वो कहाँ से लिया गया उसका प्रावधान, तो वो भी दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से 2 लिया गया, एक संशोधन का प्रावधान और दूसरा राज्यसभा में किस तरह से होगा, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का आप समझ ही गए होंगे। कनाडा से भी थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है, तो कनाडा में क्या है, जो संघीय शासन प्रणाली है हमारे देश में, वो हम कहाँ से लिए हैं, तो कनाडा से लिए हैं हम संघीय शासन प्रणाली। जैसे कनाडा है, कनाडा से क्या लिए हैं, तो संघीय शासन प्रणाली या संघात्मक विशेषताएं जो हमारे संविधान का है कि संघ मजबूत होगा काफी ज्यादा, संघात्मक संविधान ये। इसके बाद कनाडा से क्या लिए हैं, तो एक तरह से अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास होगी, हम अभी पढ़ रहे थे अवशिष्ट शक्ति, तो वो चीज भी आप जान रही है, वो कहाँ से लिए हैं हम, तो कनाडा से ही लिए हैं। तो ये हो गया। उसके बाद एक फ्रांस से आपको याद होगा, फ्रांस से हम क्या लिए हैं, तो गणराज्य की अवधारणा, अर्थात हमारे राज्य का जो हेड होगा वो चुना हुआ होगा, निर्वाचित होगा, राजतंत्र की तरह की तरह पारिवारिक नहीं होगा या वंशानुगत नहीं होगा। गणराज्य का मतलब भी आप समझ गए। इसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व 3 वर्ड था जो हम फ्रांस से लिए थे। ये हो गया एक तरह से। ऑस्ट्रेलिया का आप समझ ही गए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कि जो हमारी प्रस्तावना है उसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से। इसके बाद एक समवर्ती सूची जो है वो भी हम ऑस्ट्रेलिया से ही लिए हैं। इसके बाद एक और चीज, जैसे संघ और राज्य के बीच में शक्ति का जो बंटवारा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, और शक्ति का बंटवारा हम कनाडा से भी लिए हैं, दोनों जगह से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी कनाडा से भी। पूछे कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा आप कहाँ से लिए हैं, तो आप सीधे कर दीजिएगा कनाडा से लिए गए, कनाडा से। तो ये एक तरह से खत्म होता है। अब 1 मिनट के लिए केवल अब आप नागरिकता देख लीजिए। यहाँ पे नागरिकता में हम क्या क्या पढ़े थे, नागरिकता में केवल यही पढ़े थे हम कि नागरिकता का जो नागरिकता है, नागरिकता संविधान के किस भाग में है, तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता, एक तरह की एकल नागरिकता का वर्णन है। तो एकल नागरिकता मतलब केवल एक नागरिक होगा भारत का। नागरिकता आप दूसरे देश की ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता भारत की खत्म हो जाएगी। स्वेच्छा से भी आप त्याग पत्र देते हैं तो भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। सरकार छीन लेती है अगर आपकी नागरिकता तो भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा देश को यदि भारत में शामिल होता है तो उसको नागरिकता सीधे सीधे मिल जाएगी। पूरे मतलब उस भूभाग में रहने वाले सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन के थ्रू यदि आप नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा। और देशीयकरण के द्वारा यदि आप चाहते हैं कि हम नागरिकता लें तो आपको इसके लिए 10 वर्ष तक भारत में रहना होगा। इसका डिटेल आप लोग पढ़ेंगे। 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम है। और दूसरा है एक इसका क्या,
तो 1987 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो कुल मिला के यही है। और एक भाग 1 से लेकर 4 तक पढ़े थे, अनुच्छेद 1, 1, 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो उसमें बहुत कुछ आपको नहीं था। पहला भाग हम पढ़े थे, क्या था, तो संघ और राज्य के बारे में। उसमें कहा गया था कि भारत क्या होगा, तो भारत राज्यों का एक संघ है। तो वो अनुच्छेद 1 में आप पढ़े थे। अनुच्छेद 2 में क्या पढ़े थे कि सरकार चाहे तो किसी 2 को मिला के एक कर सकती है, नया क्षेत्र शामिल कर सकती है। 3 में हम क्या पढ़े थे कि इस केंद्र के पास पावर है कि हम एक राज्य को तोड़ करके 2 भाग में 2 राज्य बना दें या 3 राज्य बना दें, एक को तोड़ करके। तो वो आप समझ सकते हैं। और 4 का मतलब था कि सरकार यदि ऐसा ऐसा काम करती है तो उसे संशोधन नहीं माना जाएगा। और संशोधन नहीं माना जाएगा मतलब सरकार कैसे कर सकती है, तो साधारण बहुमत से ही केंद्र सरकार कोई बना सकती है। भारत में केंद्र सरकार या संघ सरकार को मजबूत इसलिए समझा जाता है कि उसके पास अनुच्छेद 3(2) और का जो पावर है वह उसके पास है। इसके आधार पर जैसे कोई राज्य यदि केंद्र से टकराने की कोशिश करेगा, जैसे पश्चिम बंगाल की ममता दीदी की सरकार है, वो यदि केंद्र से टकराती है तो केंद्र एक्शन लेने में 2 मिनट भी नहीं लगाएगा और कह देगा कि आज से पश्चिम बंगाल राज्य नहीं है, यह केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। और सरकार के पास ये पावर है, यदि बस उसे लगे कि हाँ इसका कोई कारण ठीक ठाक है। इसी कारण सभी राज्य केंद्र से डरते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।